Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So today we are going to see a very important topic that is cervical cancer. तो हम सभी जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर वुमेन्स में सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ है। फर्स्ट लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ कौन है? ब्रेस्ट कैंसर। अगर आज का अपडेट देखा जाए तो फर्स्ट लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ है ब्रेस्ट कैंसर। सेकेंड लीडिंग कॉज कौन आ जाता है? सर्वाइकल कैंसर। अब ये सर्वाइकल कैंसर डेथ का एक कॉज है और ये एक कैंसर है। तो कैंसर हमें पता है क्या होता है। कैंसर मीन्स होता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स। अब बात ये आ जाती है कि ये सर्वाइकल कैंसर क्या है। तो ऑब्वियसली सर्विक्स में अगर एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स हो रही है दैट इज नोन एज सर्वाइकल कैंसर। अगर नॉर्मली आपको समझना है सिंपल लैंग्वेज में, अब सर्विक्स होता कहाँ है, कहाँ पे सेल्स डेवलप हो रहे हैं एबनॉर्मली, क्यों हो रहे हैं, क्या क्या प्रोसेस चल रहा है, कैसी स्टेजेस आ रही हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू नो द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द सर्विक्स। तो हमें पता है कि ये जो सर्विक्स है ये एक छोटा सा पार्ट होता है आपके बच्चेदानी का, यानी कि आपके यूट्रस का। अब ये यूट्रस क्या है? यूट्रस एक ऐसा ऑर्गन है या कह सकते हैं कि मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। एज पर दी लोकेशन आप देख सकते हो कि यूट्रस कहाँ पे है। आपकी फीमेल में मिलता है ओबियसली, एंड पूरी बॉडी में आपको यूट्रस बहुत ही लोअर कह सकते हैं कि एरिया ऑफ द एब्डोमेन में मिलता है। 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, साथ ही साथ इसमें वजाइना अटैच होता है। सर्विक्स की अगर बात की जाए तो सर्विक्स मिडिल पोर्शन है आपके यूट्रस और आपके वजाइना का। वजाइना के ऊपर होता है एंड आपके यूट्रस के जस्ट नीचे आपका सर्विक्स सिचुएटेड होता है। अब इस एरिया में कहीं पर भी एबनॉर्मली सेल्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना इज नोन एज कैंसर। इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि सर्वाइकल यानी सर्विक्स है कहाँ पे। अभी हमें ये देखना है कि सर्विक्स के अंदर नॉर्मली कहाँ पर कैंसर डेवलप होता है। तो देखो, इतना बड़ा सर्विक्स है, जितना बड़ा मैंने आपको दिखाया है, ये जो सर्विक्स है आपका, इसमें आपको देखने को मिल रहे होंगे कुछ पार्ट्स, लाइक ये अपर पोर्शन आपको देखने को मिल रहा होगा सिंपल, फिर ये लोअर ब्रॉड पोर्शन आपको देखने को मिल रहा होगा और बीच का ये पोर्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। अपर पोर्शन को हम बोलते हैं एंडो सर्विक्स। देखो, एंडो सर्विक्स इसलिए बोलिए क्योंकि अंदर की साइड है, अंदर एंडो, ठीक है। सबसे अंदर की साइड, सबसे इनसाइड जो पोर्शन है दैट इज नोन एज एंडो सर्विक्स, जो कि आपकी कॉलमनर एपिथेलियम यानी ग्रैंडुलर सेल से मिलके बना हुआ है। सबसे बाहर वाला अगर पोर्शन आप देखो तो उसको हम बोलेंगे एक्टो सर्विक्स। जो सबसे ब्रॉड आपको ये फैला हुआ पोर्शन दिख रहा है दिस इज नोन एज एक्टो सर्विक्स। फिर जो आपका ये बीच वाला पोर्शन बचता है, ये वाला पोर्शन दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन जोन। तो नॉर्मली जो आपका सर्वाइकल कैंसर है वो आपके स्क्वैमस एपिथेलियम में होता है। 80% चांसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर कहाँ पे होते हैं, लोकेशन कहाँ पे है? स्क्वैमस एपिथेलियम। और स्क्वैमस एपिथेलियम को हम क्या बोलेंगे? एक्टोसर्विक्स। एक्टोसर्विक्स कहाँ पे है? सर्वाइकल के बाहरी हिस्से को हम एक्टोसर्विक्स बोलते हैं, सर्वाइकल के अंदरी हिस्से को हम एंडोसर्विक्स बोलते हैं, सर्वाइकल के बीच के हिस्से को हम ट्रांसफॉर्मेशन जोन बोलते हैं। इसका नेम ट्रांसफॉर्मेशन जोन इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि ये कुछ एंडोसर्विक्स के सेल से बना हुआ है और कुछ एक्टोसर्विक्स के सेल से बना हुआ है, यानी कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ द कॉलमनर एपिथेलियम एंड स्क्वैमस एपिथेलियम। यहाँ पे कैंसर होने के सिर्फ ज़्यादातर 1 से 2% होते हैं, इससे ज़्यादा यहाँ पे कैंसर होने के चांसेस नहीं होते हैं। 80% चांसेस कैंसर होने के स्क्वैमस एपिथेलियम में होते हैं दैट इज एक्टोसर्विक्स, एंड 20% कैंसर होने के चांसेस कॉलमनर एपिथेलियम में होते हैं दैट इज एंडोसर्विक्स। आई थिंक आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द इंट्रोडक्शन पार्ट। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो आपका सर्वाइकल है इट इज ऑल्सो नोन एज द सर्विक्स। शॉर्ट फॉर्म में हम उसे नॉर्मली सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स इज अ पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बता चुकी हूँ मैं आपको। कहाँ होता है ये भी मैंने आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी में एक्सप्लेन कर दिया, जस्ट अबव द वजाइना एंड बिलो द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। कैंसर भी मैंने आपको बताया है कि कहीं पर भी एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स हो जाएगी तो उस एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स को हम कैंसर बोलेंगे। साथ ही साथ सर्विक्स में हो रही है तो दैट इज सर्वाइकल कैंसर। सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ है, इंडिया की बात करेंगे, ठीक है। सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ है
क्योंकि यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा होता है लोगों को। ऑब्वियसली वुमेन का रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो वुमेन के अंदर होगा। किसकी वजह से हो रहा है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कोई भी आप रिस्क फैक्टर्स ले लो, कुछ भी ले लो, बट द थिंग इज कि कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से आपको सर्वाइकल कैंसर हो रहा है। दैट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। दिस वायरस इज सो डेंजरस, आप कह सकते हो कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के थ्रू भी आपके अंदर इंसर्ट हो सकता है एंड इट इज टू मच डेंजरस एंड कॉज सर्वाइकल कैंसर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में HPV वायरस भी बोलते हैं। इंडिया की अगर बात की जाए तो 1 मिलियन केसेस मिलते हैं पर ईयर में सर्वाइकल कैंसर के। इसी वजह से ये सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ है। और मोर देन 1 मिलियन केसेस मिलते हैं ब्रेस्ट कैंसर में, इसीलिए वो फर्स्ट लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ है। नेक्स्ट आ जाते हैं डेफिनेशन। सर्वाइकल कैंसर इज द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ द एबनॉर्मल सेल्स ऑफ द सर्विक्स। तो भाई आपको मैं ये बहुत बार बार बता चुकी हूँ। अब आप ये सोच लो, होता क्या है कि एक तरफ अगर कहीं पर भी मान लो यहाँ पर कोई इंजरी हो गई, एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इस इंजरी के साइड पे फ्रेश सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे फ्रेश सेल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। एक टाइम ऐसा आता है कि सेल अपना डिवीजन बंद कर देते हैं। लाइक जब फ्रेश सेल पूरी इंजरी को फिल कर देते हैं तो वो एक टाइम आता है कि अपने आप को डिवाइड करना बंद कर देते हैं। ये होता क्यों है? मान लो इतनी बड़ी इंजरी है, अब यहाँ पे फ्रेश सेल्स बनना स्टार्ट हुए, यहाँ पे ये मान लो ये फ्रेश सेल्स है, ये बनना स्टार्ट हुए। इन फ्रेश सेल्स ने क्या किया, इंजरी को फुल कर दिया, ठीक है, फिल कर दिया। अब यहाँ पे किसी फ्रेश सेल की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मीन्स होता है कि जितनी इंजरी हुई है उतने एरिया में एक फ्रेश सेल आया, उसके कांटेक्ट में दूसरा आया, उसके कांटेक्ट में तीसरा आया, और जब तक उसने इंजरी को फिल नहीं कर लिया उनका कांटेक्ट चलता रहा, ठीक है। और जैसे ही इंजरी साइट को उन्होंने फिल किया फ्रेश सेल्स ने, उनका कांटेक्ट ब्रेक हो गया और उन्होंने अपने आप को बनाना बंद कर दिया। कैंसर्स में नॉर्मली ऐसा नहीं होता। कैंसर में क्या होता है कि जो प्रोसेस है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बंद नहीं होता, ये चलता रहता है। तो होता क्या है कि फ्रेश सेल यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाते हैं, फिल कर देते हैं, फिर भी इनका कॉन्टैक्ट चलता रहता है और यहाँ पे क्या होता है, दूसरी लेयर फ्रेश सेल्स की आने लगती है। इस तरह से दूसरी लेयर आने लगती है और फिर भी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रोसेस नहीं रुका तो ऐसे थर्ड लेयर आ जाएगी, ठीक है, ऐसे फोर्थ लेयर आ जाएगी। तो ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ना रुकने की वजह से क्या हो रहा है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स हो रही है, जो कि अब आपकी बॉडी को नहीं चाहिए। जितनी इंजरी साइट पे चाहिए थी वो फुल हो चुकी है, अभी क्या हुआ, अब नहीं चाहिए, लेकिन ये प्रोसेस चल रहा है, जिसकी वजह से दिस इज एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल और यू कैन से दैट दिस इज अ कैंसर। ये था बेसिक फिनोमेना। बाकी रिस्क फैक्टर्स आगे मैं आपको बताऊंगी क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मली सेल्स की एक्टिविटी क्या होती है कि किसी भी इंजरी को फिल करने के लिए वो अपने आप को अटैच करते इंजरी साइट पे अपने आप को रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो एक दूसरे से कांटेक्ट करके एक दूसरे को इंजरी साइट पे पुट करने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कांटेक्ट इनहिबिशन। कांटेक्ट इनहिबिशन एक टाइम पे रुक जाता है जैसे ही इंजरी साइट फ्रेश सेल से फुल हो जाती है। अब ये कांटेक्ट इनहिबिशन रुक जाएगा, दिस इज नॉर्मल। अगर ये कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं रुका प्रोसेस तो दूसरी लेयर सेल्स की बनती रहेगी, कांटेक्ट होता रहेगा सेल्स का सेल्स से, तीसरी लेयर बनती रहेगी, दिस इज नोन एज कैंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप ऑफ द सर्वाइकल कैंसर देख लेते हैं। तो ऑब्वियसली सर्विक्स जो है वो 3 सेल्स में डिवाइड है, पहले ही बता चुकी हूँ। तो 3 टाइप ऑफ सर्विक्स कैंसर भी हो जाएगा। तो फर्स्ट आपका जो मोस्ट कॉमन कैंसर है, सर्विक्स के अंदर की बात करते हैं, मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। और मैंने आपको बताया था कि ये स्क्वैमस सेल कहाँ पे मिलता है, एक्टो सर्विक्स में मिलता है। जो सर्विक्स का बाहरी एरिया है जो कि वजाइना से डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, दिस इज एक्टो सर्विक्स। यहाँ पर अगर सर्वाइकल सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है तो हम यहाँ पे कहेंगे स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। इस एरिया की कैंसर को कहेंगे स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। पहले ही मैं बता चुकी हूँ, इट इज अ मोस्ट कॉमन एंड लीडिंग टाइप ऑफ द सर्वाइकल कैंसर। सो कितना मिलता है इसका परसेंटेज, 80 से 90% आपको यहाँ पे मिलता है। सर्विक्स कैंसर में से 80 से 90% आपको स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा मिलेगा। नेक्स्ट है आपका एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा को
हम यहाँ पे देख लो, ग्लैंडुलर सेल्स कार्सिनोमा भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉलमनर एपिथेलियम कार्सिनोमा, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें एक ही हैं। एंडोसर्विक्स में अगर कैंसर होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडिनो कार्सिनोमा। तो अगर ये 80 से 90% मिल रहा है तो 100% में से डिटेक्ट कर लो कितना बचा, 10 से 20% बचा, तो 10 से 20% आपको ये वाला कैंसर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका मिक्स्ड कार्सिनोमा। तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको बताया कि एक ट्रांजिशनल जोन भी होता है जिसमें दोनों सेल्स मिक्स होते हैं, एंडो और एक्टो के दोनों सेल्स मिक्स होते हैं, तो दैट पोर्शन इज नोन एज मिक्स्ड कार्सिनोमा। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉजेस। तो मोस्ट कॉमन कॉज जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, दैट इज HPV वायरस, लाइक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इट इज अ टाइप ऑफ वायरस जो कि जैसे ही ये आपके जेनाइटल ऑर्गन के थ्रू या सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू ये आपके मेन सर्वाइकल एरिया में जाता है, या अपने आप को स्ट्रांग बना लेता है और आपकी सर्विक्स की जो लेयर होती है, जो म्यूकस होती है, उसमें अपने आप को फैलाना स्टार्ट कर देता है। अदर रिस्क फैक्टर्स की अगर बात करें तो मल्टीपल सेक्स पार्टनर, ऑब्वियसली जब आप एक से ज़्यादा पार्टनर यूज करोगे तो किसी ना किसी को कोई ना कोई इन्फेक्शन होगा और आपको चांसेस यानी रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका STD। अगर आपके पार्टनर को STD है, दैट इज सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो आपको STD ऑब्वियसली हो जाएगी। और STD की वजह से ही, क्योंकि सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का मिलना कॉमन है, तो इस टाइम में क्या होगा कि ये वायरस आपके STD की वजह से आपके जेनाइटल ऑर्गन में, आपके वजाइना में और आपके सर्विक्स में जाकर के एंटर हो जाएगा और ये अपने आप को वहां पे रेप्लिकेट करने लगेगा। और रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं, जैसे कि स्मोकिंग। तो स्मोकिंग आपने सुना होगा कि लंग कैंसर के लिए स्मोकिंग इज मोस्ट कॉमन, दैट इज स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, आपने मोस्ट कॉमनली सुना होगा। लेकिन इसके साथ साथ स्मोकिंग का एक और प्रोसेस है, वो करता क्या है कि आपके अंदर जो है कैंसरोजेंस को एक्टिवेट करता है। कैंसरोजेंस क्या होते हैं कि कैंसर को करने वाले कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि स्मोकिंग की यानी सिगरेट के अंदर जो चीज़ें यूज होती हैं, जिस चीज़ से सिगरेट आपकी बनती है, उसमें वो चीज़ें प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं। तो आप समझ गए, अगर आप कोई भी सिगरेट यूज कर रहे हो, उसके अंदर जो भी फिलिंग है उसकी, ठीक है, उसके अंदर कैंसरोजेंस होते हैं और वो आपके सेल्स को क्या करते हैं, हार्म करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 2 तरह के जीन होते हैं आपके सेल्स में, BRCA, BRCA1 एंड BRCA2। 2 तरह के जीन होते हैं, BRCA1 एंड BRCA2। ये आपके हर सेल्स के अंदर मिलते हैं। BRCA1 का काम क्या है कि ये एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स को रोकता है। BRCA2 का काम क्या है कि अगर BRCA1 एबनॉर्मल सेल्स ऑफ द ग्रोथ को नहीं रोक पाया, कुछ सेल्स उससे छूट गए, तो BRCA2 डायरेक्ट उसे किल कर देता है और उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। स्मोकिंग में जो भी कैंसरोजेंस होते हैं, जो भी प्रोडक्ट यूज किया जाता है, वो आपके BRCA1 और BRCA2 को डिक्रीज कर देता है। उनके जो ये एक्टिविटी है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स को मारने की जो क्षमता है, ताकत है, उसको डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज करने की वजह से क्या होता है कि जब आपके जीन वर्क नहीं करेंगे तो आपके कहीं पे इंजरी हो जाएगी, तो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं वीक इम्यून सिस्टम। ऑब्वियसली अगर आपको कोई डिजीज है, जैसे डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, HIV एड्स हो गया, STD हो गया, तो ये आपके अंदर की इम्यूनिटी को वीक करते हैं, क्योंकि ये क्रोनिक डिजीजेज हैं। ये आपके बॉडी को वीक करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम से लड़ते 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 आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या कोई भी डिजीज आपको लग सकती है। एंड दिस इज द रिस्क फैक्टर्स ऑफ द एंट्रेंस ऑफ द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। नेक्स्ट आ जाते हैं हाइजीन प्रैक्टिस। हाइजीन प्रैक्टिस के अंदर सेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स भी आता है, कि अगर आप सेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करते हो, कॉन्डम्स का यूज नहीं करते हो और आप मल्टीपल पार्टनर यूज करते हो, या आप बार बार सेक्सुअल एक्टिविटी करते हो, तो आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या कोई भी सेक्सुअली रिलेटेड डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट है जेनाइटल हर्ब्स। जेनाइटल हर्ब्स कुछ इस तरह से दिखता है। इट इज अ टाइप ऑफ द इन्फेक्शन जो कि वजाइना में देखने को मिलता है, वजाइना के आसपास भी देखने को मिलता है अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो ये वजाइनल हर्ब्स एक हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस के थ्रू होता है। हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस क्या करता है कि आपके वजाइना में जा करके आपको इस तरह के इन्फेक्शन कॉज करता है।
अब ये हार्पर सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से क्या हो रहा है, देखो डायरेक्टली हार्पर सिम्प्लेक्स वायरस आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, वो किसी ना किसी वजह से आ गया, एंटर कर गया और वो आपको एक इन्फेक्शन कर गया, दैट इज नोन एज जेनाइटल हर्ब्स। जेनाइटल हर्ब जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, आप समझ लो कि अंदर का जो हार्पर सिम्प्लेक्स वायरस है वो भी अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है। जब हार्पर सिम्प्लेक्स वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई करता है तो वो क्या करता है कि आपके सेल्स के अंदर BRCA1 BRCA2 जो कि जीन होते हैं आपके, जो कि आपके कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हर सेल के अंदर होते हैं, इन दोनों को वीक कर देता है। जब ये दोनों वीक हो जाते हैं तो आपके एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं लॉन्ग टर्म यूज ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जैसे कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हम इसलिए खाते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों मिलकर के क्या करते हैं कि सर्विक्स के म्यूकस को इंक्रीज करते हैं और एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स में वर्क करते हैं। हालांकि ईस्ट्रोजन के बारे में रिसर्च ने ये भी लिखा है कि ये नॉर्मली आपके सेल्स की हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लेकिन जब आप एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेने लगोगे पिल्स के साथ और अपनी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, जो भी कोई भी प्रॉब्लम है आपने पिल्स ले ली, ठीक है, तो वो आपके अंदर एक तरह से देखा जाए तो ईस्ट्रोजन एक्स्ट्रा हो गया। ऑब्वियसली जब वो आपके सेल्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है और एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन हो गया तो वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दी सेल्स करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में होता है, सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे हम हेरिडिटी की बात करेंगे या तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो जीन आपके पेरेंट्स के अंदर या आपके एंसेस्टर्स के अंदर हैं वही जीन आपके अंदर आ गए। अब मान लो आपके पेरेंट्स की जो जीन है वो हर चीज़ के लिए स्ट्रांग है, आपके बॉडी की इम्यूनिटी के लिए मान लो स्ट्रांग है, आपको हर चीज़ से रोक रहे हैं, आपके डायबिटीज़ के लिए भी स्ट्रांग है। मान लो उनके जीन कैंसर्स के लिए स्ट्रांग नहीं है, कैंसर्स को रोक नहीं पा रहे, तो वही सेम जीन आपके अंदर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके भी वीक कैंसर को लेकर के, कैंसर रिलेटेड जो आपके अंदर जो जीन है वो वीक है, क्योंकि आपके पेरेंट्स के अंदर भी कैंसर रिलेटेड जीन वीक है, तो ऐसे आपको भी स्प्रेड हो सकता है। इट इज़ अ रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट आ जाते हैं सर्वाइकल कैंसर की स्टेजेस। तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू द 4 स्टेजेस, एज वी ऑल नो डेट कि हर कैंसर मेनली 4 स्टेजेस में डिवाइड होता है। अगर यहाँ पे कहीं पर भी आप देखोगे स्टेज 0, दैट मीन्स नॉर्मल, देयर विल बी नथिंग रिलेटेड टू द कैंसर, ठीक है। यहाँ पे हम स्टेज 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टेज 0 का मतलब क्या है कि कैंसर वहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पे स्टेज 1 से स्टार्ट करेंगे। स्टेज 1 मीन्स होता है कि जो कैंसर है वो आपका है, मतलब सर्विक्स के अंदर कैंसर है, लेकिन वो अभी कहीं पर भी स्प्रेड नहीं हुआ है। जो कैंसर है वो सिर्फ आपकी म्यूकस लेयर में ही मिला है देखने को, इसका अभी स्प्रेड होने का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। स्टेज 2 तब आती है जब आपका कैंसर जो है आपके वजाइना में भी डिटेक्ट हो जाता है। अभी तक स्टेज 1 में सिर्फ सर्विक्स में कैंसर था, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं स्प्रेड था। अभी क्या हुआ कि उसने लोअर पोर्शन यानी कि वजाइना को क्या कर लिया, इन्वॉल्व कर लिया और आपके वजाइना में भी स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ गए। स्टेज 3 क्या है कि रीचेस टू द वजाइना एंड ऑल्सो लिम्फ नोड्स अराउंड द सर्विक्स एंड द वजाइना। अभी लिम्फ नोड कौन होते हैं? सबसे पहले देखो लिम्फ नोड क्या होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। आपका लिम्फेटिक सिस्टम होता है आपकी बॉडी के अंदर, ओके। तो आपके अंदर आपका लिम्फेटिक सिस्टम होता है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? ये जितना भी आप ग्रीन स्ट्रक्चर देख रहे हो आपकी बॉडी में स्प्रेड, यही आपका लिम्फेटिक सिस्टम है। मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगी। इस ग्रीन स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या है कि आपके इम्यून सेल्स को बनाता है, ठीक है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। अब जब कैंसर यहाँ पे फैल चुका है, ठीक है, इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम उसको रोक नहीं पाया, सिंपल सी चीज़ है। तो स्टेज 3 में क्या हुआ कि यहाँ पे अगर कैंसर सेल फैला है, यानी कि यहाँ के जितने भी लिम्फेटिक सिस्टम है या यहाँ पे लिम्फेटिक जितना भी स्ट्रक्चर है वो भी इन्वॉल्व हो गया। इसका मतलब आपका जो कैंसर है वो पैल्विक एरिया के यानी कि कमर वाले एरिया के लिम्फ नोड में चला गया। तो स्टेज 1 में कुछ नहीं था, सिर्फ सर्विक्स तक था। स्टेज 2 में वजाइना कवर कर लिया, स्टेज 3 में आपके लिम्फ नोड कवर कर लिया। स्टेज 4 में क्या हुआ, जब सिंपल सी चीज़ है आपके लिम्फ नोड में चला गया कैंसर, तो लिम्फ नोड में पाइपलाइन स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पूरी बॉडी में स्प्रेड होते हैं। तो ऑब्वियस ये बात है लिम्फ नोड के थ्रू जो कि वो पाइपलाइन स्ट्रक्चर है,
लिम्फ नोड के थ्रू वो आपके पूरे कमर के एरिया में या आसपास के एरिया में फैल सकता है। इसका मतलब स्टेज 4 में क्या हो गया, मैलिग्नेंसी हो गई, यानी कि सर्वाइकल कैंसर की जो सेल्स हैं वो पूरी बॉडी में जाकर के स्प्रेड हो गए। ठीक है, कहाँ कहाँ स्प्रेड हो गए, आसपास के एरिया में, यूरिनरी ब्लैडर में, आपके रेक्टम में, आपके एब्डोमेन में, आपके लीवर में, आपके लंग्स में, इस तरह से सर्वाइकल कैंसर 4th स्टेज में स्प्रेड हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी। अब जो ये स्प्रेड हुआ है स्टेजेस में, इसको मैं पैथोफिजियोलॉजी में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। तो क्या हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हो रहा है। 2 पैथोफिजियोलॉजी मैंने लिखी है, आपको जो समझ में आ रही है आप वो लर्न कर सकते हो, या आपको अगर एग्जाम में पैथोफिजियोलॉजी आया है तो आप दोनों पैथोफिजियोलॉजी लिख सकते हो, इससे आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। फर्स्ट पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, इटियोलॉजी यानी कि जो रिस्क फैक्टर है या आपका जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसकी वजह से क्या हो गया, या कोई भी रिस्क फैक्टर्स की वजह से क्या हो गया, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आपके अंदर एंटर कर गया। जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या मल्टीपल पार्टनर्स की वजह से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आपके अंदर एंटर कर गया। जब वो आपके अंदर एंटर करेगा तो आपके सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट करेगा। जब आपके सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट करेगा तो वो एक तरह का लीजन बना लेगा, यानी कि वहां पे अपना घर बना लेगा, वहां पे अपनी पकड़ कर लेगा। ठीक है, वो वहां पे अच्छे से अपने आप को स्प्रेड करने लगा। स्प्रेड करने की वजह से जीन म्यूटेशन हो गया। जीन म्यूटेशन समझते हो ना आप, जीन म्यूटेशन का मतलब है जो जीन है जो कि आपके कैंसर को रोकने का काम करते हैं, दैट इज BRCA1 BRCA2, इन दोनों को क्या किया उसने, डिसबैलेंस कर दिया, इन दोनों का डिसफंक्शन कर दिया। ठीक है, जीन म्यूटेशन हो गया। जीन म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ, कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू द इटियोलॉजी। अभी भी हम इटियोलॉजी को नहीं रोक पाए, जिसकी वजह से वो कैंसर कहाँ क्या हो गया, उसके साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलने लगे और वो इधर उधर फैल गया। सिंपल सी चीज़ है, इटियोलॉजी यानी कि रिस्क फैक्टर या कोई भी इटियोलॉजी की वजह से क्या हुआ, जो मेन वायरस था वो आपके अंदर एंटर कर गया। एंटर करने के बाद उसने आपकी सुपरफिशियल सेल्स की लेयर में अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिया। घर बनाने के बाद उन्होंने उन सेल्स के जीन को यानी BRCA1 BRCA2 को उन्होंने क्या किया, उनके फंक्शन को डिक्रीज या एकदम खत्म कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि अब वो और अच्छे से स्प्रेड हो सकते हैं और कैंसर सेल्स स्प्रेड हो गए। नेक्स्ट इटियोलॉजी क्या कहती है कि कोई भी रिस्क फैक्टर्स या मल्टीपल पार्टें हैं जो भी, जिसकी वजह से फिर से क्या हुआ, आपका HPV एंटर कर गया। एंटर करने के बाद उसने क्या किया, बेसल लेयर ऑफ द सर्विक्स। बेसल लेयर कहाँ गई, देखो सबसे ऊपर होती है आपकी सुपरफिशियल स्क्वैमस सेल्स की लेयर, फिर इसके नीचे वाली आती है इंटरमीडिएट सेल लेयर, इसके नीचे वाली आती है बेसल लेयर और सबसे नीचे आती है बेसमेंट लेयर। तो क्या हुआ कि उसने HPV वायरस ने अपने आप को इतना फैलाया कि वो बेसमेंट लेयर यानी बेसल लेयर तक पहुंच गया। बेसल लेयर तक पहुंचने के बाद उसने क्या किया कि सिंपल सी चीज़ है कि वो अब इस लेयर को क्या करेगा, इन्फेक्टेड कर देगा और इस लेयर के सारे जीन को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, BRCA1 BRCA2 को खत्म कर देगा, जिसकी वजह से अब वो आसपास के एरिया में फैलना शुरू हो गया। इस तरह से कैंसर सेल्स बनना स्टार्ट हो गए, क्योंकि BRCA1 BRCA2 काम ही नहीं कर रहे हैं। अब जब ये कैंसर सेल्स बनना स्टार्ट हो गए तब क्या हुआ कि लेयर बाय लेयर जब कैंसर सेल्स बनने लगते हैं तो अब कहाँ तक वो खड़े रहेंगे। सिंपल सी चीज़ है कि कभी ना कभी तो वो टूटेंगे ना। मान लो इतनी ऊंची लेयर बन गई कैंसर सेल्स की, अब ये कैंसर सेल्स कहीं ना कहीं से तो टूटेंगे ना। मान लो ये अब नीचे वाली लेयर संभाल ही नहीं पा रही है ऊपर वाली लेयर को, तो ऊपर वाली कैंसर सेल्स की लेयर टूट जाएगी। टूटने के बाद वो कहाँ चली जाएगी, ब्लड सप्लाई में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे सारे ऑर्गन या पूरी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स सिचुएटेड होती हैं। तो सिंपल सी चीज़ है कि वो टूट करके कहाँ जाएंगे, जहां उन्हें रास्ता मिलेगा, तो उन्हें ब्लड सप्लाई मिलेगी और वो ब्लड सप्लाई में चले जाएंगे। जब वो ब्लड सप्लाई में चले जाएंगे तो जहां जहां हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होती है, तो जिस जिस ऑर्गन में ब्लड सप्लाई जाएगी वो ब्लड सप्लाई के साथ साथ जिस जिस ऑर्गन में पहुंचेंगे वहां कैंसर कर देंगे और आपकी मैलिग्नेंसी हो जाएगी। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। सेकेंड वाली भी बहुत इजी है। इटियोलॉजी की वजह से वायरस एंटर कर गया, उसने सेल्स के डैमेज करते करते बेसल लेयर तक पहुंच गया। बेसल लेयर के बाद उसने क्या किया कि आसपास के एरिया को कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस यानी दबा दिया। कैसे दबा दिया? उसने अपनी बहुत सारी लेयर बना दी, आसपास के एरिया भी दबने लगे। उसके साथ साथ जो बहुत सारी लेयर थी इतनी बन गई कि वो टूट गई। कैंसर सेल्स की लेयर टूट गई और टूटने के बाद वो कहाँ जाएगी,
जो उसको जगह मिलेगी, यानी कि उसको ब्लड सप्लाई मिली पास में और वो उसी ब्लड सप्लाई में चली गई। ब्लड सप्लाई में जाने के बाद वो जिस भी ब्लड सप्लाई के थ्रू जिस भी ऑर्गन में जाएगी वहां पे कैंसर कर देगी। नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम्स में देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, लेग स्वेलिंग हो रही है। तो मैंने आपको दिखाया था लिम्फेटिक सिस्टम। इसका मेन काम क्या है कि ये आपके ब्लड से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को ले लेता है, जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, डिफरेंट मिनरल्स हो गए, WBCs हो गए, इन सारी चीज़ों को ले लेता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड को ले लेता है ब्लड के अंदर से। अब लिम्फेटिक सिस्टम, जब यहाँ का लिम्फेटिक सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है तो वो एक्स्ट्रा फ्लूइड नहीं लेगा। जब वो एक्स्ट्रा फ्लूइड नहीं लेगा तो ब्लड में एक्स्ट्रा फ्लूइड हो जाएगा, और ब्लड में एक्स्ट्रा फ्लूइड होने की वजह से वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चला जाएगा एंड आपके पैरों में स्वेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी धरती की जो खींचने की ताकत है वो हर चीज को नीचे खींचती है। तो जो आपका एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा वो भी नीचे जाकर के शिफ्ट हो जाएगा और आपका जो ये यहाँ पे है पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी। बैक पेन इसलिए होगा, ये तब होगा जब आपका कैंसर स्प्रेड हो जाएगा तो आपके कमर के आसपास के एरिया में भी स्प्रेड हो जाएगा, तो आपको बैक पेन होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे आपको पेन होगा। ऑब्वियसली वजाइना के जस्ट पास आपका सर्विक्स है, तो जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे तो सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा था, वजाइना में भी कैंसर सेल बन गए थे, तो जिसकी वजह से जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे तो पेन होगा। नेक्स्ट है एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज। सिंपल सी चीज है, जब कैंसर सेल्स क्या कर रहे हैं, अपनी लेयर बना रहे हैं, लेयर बनाने की वजह से वो आसपास की ब्लड सप्लाई को दबा रहे हैं। दबाने की वजह से ब्लड सप्लाई की जो कैपिलरीज हैं जिसके अंदर ब्लड सप्लाई जा रही है वो कहीं ना कहीं टूट जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी। रप्चर होने की वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग आएगी। ठीक है, तो जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे तो उस टाइम पे एरिया और दबेगा, कंप्रेस हो जाएगा जब पेनिस अंदर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो कैपिलरीज थी वो और रप्चर हो जाएंगी और ब्लीडिंग बाहर आ जाएगी। मीनोपॉज बट ब्लीडिंग। मीनोपॉज मीन्स होता है 50 के आसपास जब आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाता है। इसमें पॉज आ रहा है ना, पॉज मीन्स रुक जाना, मीनो मीन्स होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, जब आपका पीरियड्स रुक जाते हैं उस स्टेज को कहते हैं मीनोपॉज, और ये नॉर्मली कब होता है, 50 से 55 के बीच में होता है। ठीक है, यानी इसमें बताया हुआ है कि पीरियड्स नहीं आ रहे हैं फिर भी ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग की जो रीजन है वो मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ, सेम रीजन यहाँ पे चलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लडी स्टूल। तो जब रेक्टम में कैंसर फैल जाएगा तो जब स्टूल वहां से पास होगा तो वो कैंसर सेल और दबाएंगे आपकी ब्लड सप्लाई को, और आपकी जो पतली पतली ब्रांचेस हैं ब्लड वेसल्स की जिसको हम कैपिलरीज बोलते हैं वो रप्चर हो जाएंगी और स्टूल के साथ ब्लड बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज। तो अगर आप मीनोपॉज वुमन नहीं है और आपको पीरियड्स आते हैं तो आपको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो जाएगी। इसका रीजन क्या है, कैंसर सेल आपके सर्विक्स के साथ साथ आपके यूट्रस के अंदर भी चले गए, और हम सब जानते हैं कि पीरियड्स कब आते हैं, जब आपकी यूट्रस के सबसे अंदर वाली लेयर जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ये जो सबसे अंदर वाली लेयर है ये टूट जाती है, शेड हो जाती है, और उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है आपको। ठीक, ये बेसिक्स है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे कैंसर फैल गया तो सिंपल सी चीज है कि जो लेयर है जो नॉर्मली टूटनी चाहिए थे वो नॉर्मली नहीं टूट रही है, कभी टूट रही है तो कभी लेट टूट रही है तो कभी नहीं टूट रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, शेड नहीं हो रही है, जिसकी वजह से इरेगुलर मेंसेस आ रहे हैं। जब इतना सब कुछ आपके साथ चल रहा है तो आपको एनोरेक्सिया भी हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी। क्यों भूख नहीं लगेगी, क्योंकि आपका ब्रेन जब देखता है कि आपके अंदर कोई डिजीज आ गई है तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की ब्लड सप्लाई को डिक्रीज करके आपके इंजर्ड एरिया में या आपके इन्फेक्टेड एरिया में पहुंचा देता है एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई। हम सबको पता है कि ब्लड सप्लाई के अंदर आपके इम्यूनिटी होती है, ब्लड में इम्यूनिटी होती है, तो एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई पहुंचाने का पर्पस ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड करना इंजर्ड एरिया में और जल्द से जल्द उसको रिकवर करना। तो जब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड सप्लाई ले करके इन्फेक्टेड एरिया में पहुंचाई जाएगी तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो वर्क करेगा, जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लगेगी। भूख नहीं लगेगी तो आपको थकान और वीकनेस होगी क्योंकि आप खा नहीं पा रहे हो। ठीक है, ये छोड़ दो मेंस्ट्रुअल ब्लड वाला, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, रिपीट हो गया है। ठीक है, वजाइनल ब्लीडिंग को आप वॉश अवे करोगे तो भी आपको
हल्की हल्की पिंकिश ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। स्लोली स्लोली ब्लीडिंग बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे कैंसर बढ़ेगा, जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ेगी, वैसे वैसा कैंसर के सेल्स बढ़ेंगे। कैंसर के सेल्स बढ़ेंगे तो वो आपकी ब्लड सप्लाई को पतली पतली आपकी कैपिलरीज को दबाएंगे और वो कैपिलरीज रप्चर होती चली जाएंगी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग बढ़ती चली जाएगी। वेट लॉस हो रहा है क्योंकि आप खा नहीं पा रहे हो। एब्डोमिनल पेन हो रहा है क्योंकि कैंसर अब यहाँ पे स्प्रेड हो चुका है। सो दिस इज ऑल अबाउट द anatomy physiology, introduction, definition, causes, risk factors, staging, pathophysiology and sign and symptoms of the cervical cancer. Next वीडियो में हम देखने वाले हैं diagnostic evaluation, सारे management, prevention, complications of the cervical cancer. अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।